बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आज हमारा लेक्चर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमिंग अटेम्प्ट के लिए। और आज जैसा कि आप सारे बच्चे सिलेबस को जानते हैं कि इसमें कम से कम 15 से 20 नंबर की जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने आज अच्छी तरह से समझ लेना। आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इसकी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है ये स्टार्ट होता है एक कंपनी से। फर्ज करें जी ABC एक कंपनी है। ABC कंपनी है, वो अपनी बुक्स में एक अकाउंट ओपन करती है, उसका नाम होता है बैंक अकाउंट। हम उसको क्लैरिटी के लिए कर लेते हैं MCB बैंक अकाउंट। ये फर्ज करें जी MCB बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराती है, तो एंट्री पास करेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री इसने पास की, बैंक अकाउंट इसका डेबिट हो गया, एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। ये बैंक वाला एसेट इसका इंक्रीज हो गया है और कैश वाला एसेट उसका डिक्रीज हो गया है। अब यही काम जो है MCB बैंक की बुक्स में ओपन होगा, लेकिन ABC कंपनी अकाउंट के नाम से। MCB बैंक अपनी बुक्स में ABC कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन करेगा और हम अपनी बुक्स में MCB बैंक के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे। जब ये पैसे MCB बैंक के पास गए तो डेफिनेटली MCB बैंक का कैश बढ़ गया और ABC कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है। जब MCB बैंक के पास कैश गया तो उसने एंट्री पास की होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से और ABC कंपनी अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। उसने हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया और कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। उसका कैश का बैलेंस बढ़ गया और इधर से उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। अच्छा, अब अगली जो ट्रांजैक्शन है, फर्ज कीजिए हमने ये ट्रांजैक्शन पास की थी यकम जनवरी को। अब अगली जो ट्रांजैक्शन है, फर्ज करें हमने मिस्टर ए को एक चेक इशू किया। मिस्टर ए को हमने एक चेक इशू किया 2,000 रुपीज़ का 5 तारीख को। तो मिस्टर ए को हमने चेक इशू किया 5 तारीख को 2,000 रुपये का। मिस्टर ए वो चेक लेके बैंक में गए 7 तारीख को। तो बैंक 7 तारीख को मिस्टर ए को चेक रिसीव करके 2,000 रुपये पकड़ा देगा। तो वो एंट्री पास कर देगा जी, कैश उसका क्रेडिट हो जाएगा और हमारा ABC अकाउंट जो है, ABC का जो अकाउंट है वो डेबिट कर देगा 2,000 से और कैश जो है वो क्रेडिट कर देगा 2,000 से। बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है और उधर से एसेट भी कम हो रहा है। हमने 2,000 रुपये से अपने बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट, बैंक ने 2,000 रुपये से हमारे अकाउंट को किया डेबिट। इसी तरह मिस्टर बी हमारा एक कस्टमर है, उसने हमें 1,500 रुपये का चेक दिया 7 तारीख को। हमने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक में जाके वो चेक क्लियर होता है 2 दिन बाद। फर्ज करें 9 तारीख को वो चेक क्लियर हुआ तो बैंक 9 तारीख को एंट्री पास करेगा। बैंक 9 तारीख को एंट्री पास करेगा मिस्टर बी अकाउंट। तो इस तरीके से हम अगर इस सिचुएशन को देखें तो हमें बात समझ आ रही है कि जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब बैंक के अंदर बैंक में हमारा जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक उसको क्रेडिट करता है। जब हमारा बैंक बैलेंस डाउन होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब बैंक की बुक्स में हमारा बैलेंस डाउन होता है तो बैंक उसको डेबिट करता है।
ऑपोजिट काम हो रहा है। हम जिस चीज़ को डेबिट कर रहे हैं बैंक उसको क्रेडिट कर रहा है, हम जिसको क्रेडिट कर रहे हैं बैंक उसको डेबिट कर रहे हैं। अभी तक तो बिल्कुल मामला ठीक चल रहे हैं। 10,000 हमने जमा कराया, फिर 1500, फिर उसके बाद 2,000 निकलवाया। इसी तरह से यहाँ पे दोनों के हमारे बैलेंसेस अभी तक मैच कर रहे हैं। अब जो इशू आते हैं उसमें पहला इशू ये है कि फ़र्ज़ करें हमने मिस्टर सी को चेक इशू किया 1800 रुपये का, और मिस्टर सी बैंक में गए ही नहीं। फ़र्ज़ करें हमने जो चेक इशू कर दिया तो हम तो उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स में 1800 रुपये से, लेकिन चूंकि वो बैंक में नहीं गया तो बैंक उसको डेबिट नहीं करेगा। तो ये हमारा पहला इशू है जो हमारा बैंक का जो गैप है यहाँ से क्रिएट होगा कि हमने मिस्टर सी को चेक इशू किया 1800 रुपये का, मिस्टर सी बैंक में गई नहीं, बैंक ने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो अब हमारा और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब अगला इशू ये है कि भाई हमें मिस्टर डी ने चेक दिया, वो भी हमारा कस्टमर था, उसने हमें जनाब 1100 रुपये का चेक दिया, हमने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक में क्लियरिंग की वजह से 2 दिन का टाइम मांगता है, और 2 दिन का टाइम आने से पहले हमारा जो था वो महीना ख़त्म हो चुका था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये दूसरी एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से हमारा और बैंक का बैलेंस मैच नहीं होगा। अब इसी तरह से तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए 200 रुपये के। बैंक चार्जेस कई तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल SMS चार्जेस हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ़ी चार्जेस हैं, क्या कहते हैं एनुअल चार्जेस हैं, कि चेक बुक के चार्जेस हैं, किसी भी तरह के चार्जेस हैं जो वो काटना चाहता है हमारे अकाउंट में से। तो डेफिनेटली जब भी हमारे अकाउंट में से पैसे काटेगा वो हमें डेबिट करेगा। ये चीज़ क्लियर कर लें, हमारे लिए बैंक एसेट है, लेकिन बैंक के लिए हम लायबिलिटी हैं, क्योंकि हमने पैसे बैंक में जमा कराए थे, हमने निकलवाने हैं, बैंक के पास हमारे पैसे पड़े हैं, वो आज नहीं तो कल उसने देने हैं, तो हम उसके लिए लायबिलिटी हैं। हमारी बुक्स में बैंक हमारा एसेट है, तो ये इस तरह से काम चलेगा। तो बैंक जब भी हमारे पैसे काटेगा तो हमें डेबिट कर देगा। इस तरीके से बैंक ने कुछ पैसे काट लिए 200 रुपया, उससे डेबिट करना होगा। हमें नहीं पता लगा, हमें बैंक ने बताया नहीं, उसने पैसे काट लिए, हमें महीने बाद जाके पता लगा, तो हम अभी तक अपनी बुक्स में कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि हमारे अकाउंट में से 200 रुपये कट गए। इसी तरीके से मिस्टर ई ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कोई 2200 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। जब 2200 रुपया मिस्टर ई ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो बैंक को तो पता चल गया 2200 रुपया आया है, वो हमारी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड भी कर देगा, लेकिन वो बात हमें नहीं पता लगी, मिस्टर ई ने हमें नहीं बताया, या मिस्टर ई ने बताया होगा, हमारे तक सही तरह से फॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो हमारा कंपनी का अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो इस वजह से अब ये अमाउंट भी जो है ये भी मैच हमारी नहीं करेगी। अब फिलहाल हम यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। हमारा जो अकाउंटिंग का क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से आएगा 10,000 जमा 1500 जमा 1100, 600, 12,600, और 12,600 यहाँ पे आएगा, और कैरी ऑन बैलेंस हम निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दें, आ जाएगा 8,800। इसी तरीके से हम इधर देखें, बैंक बैलेंस देखें, 10,000 जमा 1500 जमा 2200, तो आ जाएगा जी 700 213 13,700, और 13,700 ही हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 11,500। अब आप ज़रा देखें कि हमारे बुक्स में बैलेंस आ रहा है 8,800 और बैंक की बुक्स में बैलेंस आ रहा है 11,500। मतलब हम कहते हैं कि हमारा जो रिसीवेबल है 8,800 का है, और बैंक कहता है कि बैंक का पेबल है 11,500। तो ये आइडियली ये बैलेंस मैच होना चाहिए था, ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है या तो हम गलत हैं, या बैंक गलत है, या दोनों गलत है। अब हमने इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को दोबारा ओपन करेंगे। याद रखना ये कैश बुक हम जो दोबारा ओपन करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एडजस्टमेंट फैक्टर के तौर पे ओपन करने जा रहे हैं, और ये महीने के आखिरी दिन ओपन होगी, ये पूरा महीना नहीं चलेगी। ये वाला जो एरर है इसको ठीक करने के लिए आखिरी दिन हम वर्किंग करेंगे, क्योंकि 11,500 की इन्फॉर्मेशन हमें महीने के एंड पे बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगी कि बैंक का बैलेंस ये है, और 8,800 हमारे महीने के क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस को ठीक करने के लिए हम दोबारा से एक वर्किंग करते हैं, जो वर्किंग हमारे पेपर में आएगी। मतलब क्वेश्चन आई कैप का जो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा कि आई कैप आपको बैलेंस देगा 8,800 और 11,500,
तो यहाँ से हमारा सवाल स्टार्ट होगा। आपको मैंने जो पिछले ये सारी स्टोरी सुनाई है, ये बैकग्राउंड में सब कुछ हुआ है, जहाँ से आपको आज सिचुएशन समझ आएगी कि आगे सवाल हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बहरहाल ये 8800 जो है इसको हम दोबारा ब्रॉडन करेंगे, 8800 जो कि अनएडजस्टेड बैलेंस है, तो ठीक बैलेंस नहीं है, ये गलत बैलेंस है, इसको हमें ठीक करना है। इसी तरीके से ये जो बैलेंस है 11,500 का, ये हम BRS में यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 11500, और ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस हो तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब अगर ये ब्रॉडन किया जाता है क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो लिहाजा क्रेडिट बैलेंस इसको हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने गलतियां ढूंढनी है, वो गलतियां जो हमारी हैं हम अपने बुक्स में ठीक करेंगे, और वो गलतियां जो हमें लगता है कि बैंक की बुक में आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी, वो हम बैंक को ट्रांसफर कर देंगे, वो BRS में रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले जो गलती है हमारी वो है जी 200 रुपये। ये 200 रुपये के जो बैंक चार्जेस हैं जो बैंक ने काट ली था, हमें पता ही नहीं चला, तो ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ने किया था डेबिट, हमारा जब बैलेंस कम होगा तो हमने करना है क्रेडिट, तो हम बैंक चार्जेस को यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से मिस्टर ई ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए 2200 के, जिसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो चूंकि ये हमारी इनकम है, ये बैंक ने क्रेडिट किया तो हमने डेबिट करनी है, हम मिस्टर ई की वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2200। तो ये दो मसले जो थे हमारे थे, हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब इसी तरीके से ये तो एक इशू ये 1800 वाला और एक इशू है 1100 वाला। 1100 का फिलहाल पहले इशू देखते हैं। 1100 का इशू क्या था कि हमने एक चेक रिसीव किया मिस्टर डी से और इसको बैंक में जमा करा दिया, और बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया। हम बैंक को कहेंगे जनाब ये अनक्लियर्ड चेक है, आज नहीं तो कल आप इसको क्लियर कर ही देना है। तो अगर आप जब ये क्लियर करेंगे तो आपकी बुक्स में ये क्रेडिट हो जाएगा, 1100 से ये क्रेडिट होगा, आज नहीं हो जाएगा तो कल हो जाएगा। तो आपने अल्टीमेटली क्रेडिट करना है। क्रेडिट का करने का मतलब ये अगर ये बैलेंस क्रेडिट है वो भी क्रेडिट होगा, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। और अगला जो इशू है 1800 का, ये इशू क्या है कि हमने मिस्टर सी को चेक इशू किया था, हमने क्रेडिट किया था। ये अगर ए की तरह बैंक में जाएगा, चेक प्रेजेंट करेगा तो इसको 1800 पे मिल जाएगा, तो बैंक फिर अपनी बुक्स में हमें डेबिट कर देगा। तो ये बेसिकली अनप्रेजेंटेड चेक है, ये डेबिट होना है। कितने से होगा जी? 1800 से होगा, 1800 रुपये। अब ऊपर क्रेडिट बैलेंस से नीचे डेबिट बैलेंस से, तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि अनक्लियर चेक क्या होता है और अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है। दोबारा सुन लें। ऐसा चेक जो हमें कस्टमर से मिला, हमने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया अपनी बैंक कैश बुक में, हमने वो बैंक को जमा करवाया, बैंक को कहा जनाब आप हमारे अकाउंट में क्रेडिट करें, लेकिन बैंक ने टाइम मांगा, या क्या दिन का, 1 दिन का या 2 दिन का टाइम क्यों मांगा जा सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि हमारा MCB का अकाउंट है, लेकिन मिस्टर बी का जो अकाउंट है मिज़ान बैंक का है। मिस्टर बी ने मुझे चेक दिया, वो हमने अपने अकाउंट में तो जमा करवा दिया, लेकिन वो जब तक मिज़ान बैंक से क्लियर नहीं होगा तब तक वो उसको MCB बैंक ऐड नहीं करेगा, इसलिए MCB ने उस पर टाइम मांगा, और उन्हीं दिनों में जो थी क्लोजिंग थी, महीना ख़त्म होना था, तो अभी तक नहीं हो सका। ये होता है जी अनक्रेडिटेड चेक, ऐसा चेक जो हमें कस्टमर से मिले। याद रखिएगा, कस्टमर से मिलने वाला चेक अनक्रेडिटेड चेक होता है, इसका सप्लायर से कोई ताल्लुक नहीं होता। सप्लायर और कस्टमर में से अगर आई का कस्टमर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइएगा कि कस्टमर से रिलेटेड जो चेक होता है, जिसका इशू आता है, वो अनक्रेडिटेड चेक होता है। अनप्रेजेंटेड चेक, अब अगली स्टोरी है अनप्रेजेंटेड चेक की। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो हमने इशू किया अपने सप्लायर को, ऐसे बंदे को जिसको कंपनी ने पैसे देने थे, उसको हमने चेक दिया। डेफिनेटली वो सप्लायर, 99% केसेस में वो सप्लायर ही होता है, हमारा क्रेडिटर होगा या सप्लायर होगा, उसको हमने चेक इशू किया, हमने कर दिया क्रेडिट, लेकिन वो बैंक में नहीं गया, बैंक में अपीयर नहीं हुआ, बैंक में जाके उसने पैसे नहीं मांगे, तो वो बैंक ने उसको कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया होगा, तो डेफिनेटली हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो वो अभी तक वो लिस्ट में आ रहा होगा, आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा। इसके कई नाम है, आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, हमने जितने भी इशू थे अभी तक, जो जितने भी हमारे इशू थे रिकॉर्ड कर लिए। अब हम देखते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। 8800 में अगर हम 2200 जमा करें तो यहाँ से आ जाएगा 11,000, और यहाँ पे अगर क्लोजिंग बैलेंस 11,000 आ जाए तो रिटर्न बैलेंस आ जाएगा 10,800। ये हमारा है एडजस्टेड बैलेंस, सारी गलतियाँ ठीक करने के बाद। इसी तरीके से 11,500 में अगर हम 1100 जमा करें तो ये 12,600 हो जाएगा, और 12,600 में से जब 1800 माइनस करेंगे तो ये 10,800 ही आएगा। तो ये है जी हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमारे इसके साथ मैच हो रहा है। चूँकि हमारे बैलेंस डेबिट है तो इसको हम डेबिट शो करेंगे। तो अब ये करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा बैलेंस आ रहा है 10,800, और हम कहेंगे बैंक को कि जनाब आपका बैलेंस 10,800 आएगा अगर आप इन दो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे, तो आपका बैलेंस 11,500 के 10,800 हो जाएगा। तो ये है जी BRS का हल्का सा ओवरव्यू कि BRS बनती क्यों है, वजह क्या होती है,
और इसमें कैसे इशू आता है और इस इशू को रिजॉल्व किस वक्त किया जाता है। इस इशू को महीने के मिड में रिजॉल्व नहीं करते, हम महीने के आखिर में रिजॉल्व करते हैं। हम क्लोजिंग बैलेंस से कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के पीछे वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए कि पीछे हुआ क्या था। आई कैप जब भी आपको सवाल देगा तो क्लोजिंग बैलेंस से देगा 8800, 11,500, ये दोनों गलत हैं। इसको हम अपनी कैश बुक में ओपन करेंगे, इसको हम BRS में ले जाएंगे और वहाँ से हम सारी गलतियाँ ठीक करना शुरू कर देंगे। हमारी गलतियाँ जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए हम अपनी बुक में करेंगे, और जो बैंक को हमने जो चेक इशू किए हैं बैंक तक नहीं पहुँचे वो हम बैंक BRS में डाल देंगे। सब टाइम होता है आई कैप पूछ लेता है बताओ जी वो बैलेंस बताओ जो बैलेंस शीट में जाएगा। तो आपने याद रखना ये जो बैलेंस आपने सही करके निकाला है ये वो बैलेंस है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, आपने याद रखना कि अगर आई कैप ये सवाल पूछ ले कि बताओ जी बैलेंस डेट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बैलेंस है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस है जो बैलेंस शीट में शो होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ ही हम कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं।